So hello everyone, you are welcome to Wireless Era and obviously आपने थंबनेल देखा होगा तो this video is totally dedicated for placement talk. अभी इससे पहले मैं आपको बता दूं तो I have uploaded a video of CAT topper strategy जिसमें कि if you have not seen then just go. I will give the link in description. College trip last year. So उसको भी आपने नहीं देखा तो you can see and you know कि जो भी अभी इस टाइप की वीडियोस हम अपलोड करते हैं आप लोग के फीडबैक भी बहुत अच्छे आते हैं एंड दिस टाइप ऑफ इनिशिएटिव आई हैव टेकन जस्ट फॉर माय जूनियर्स की जो भी हमने फाइनल ईयर में जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनको मैं मतलब इनवाइट करता हूँ फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज एंड आई एम रियली थैंकफुल कि वो आके और आपको जो भी उनका एक्सपीरियंस होता है उस एक्सपीरियंस अपना शेयर करते हैं ताकि हमने जो गलती किया जो जूनियर्स हैं वो देखें पहले से ही उनको अवेयरनेस रहे तो वो लाइफ में कुछ अच्छा करें तो फॉर टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट शुभम उपाध्याय ही इज फ्रॉम आईआईटी लखनऊ and he got placement in NPCL means Noida Power Company Limited. So first of all सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम मतलब इस वीडियो को 4 पार्ट में हम मतलब डिस्कस करेंगे शुभम से पहले हम इंट्रोडक्शन एंड कॉलेज जर्नी के बारे में जानेंगे देन हम स्किल एंड इंटर्नशिप देन प्लेसमेंट्स के बारे में जानेंगे एंड देन लास्ट में हम जो भी एडवाइस होगा जूनियर्स के लिए वो पूछेंगे तो हाय शुभम हाउ आर यू भाई Hi, Neeraj. Thank you for inviting me. So please little bit means what's your overall experience at IIT Lucknow because you are also in final year so 4 साल का क्या एक्सपीरियंस आपका IIT लखनऊ में Yeah, okay. Let me give you some small introduction about myself. I'll start with a quick intro. So, yes hi please everyone. My name is Shobha Padhya. I am a BTech final student from IIT Lucknow. I am currently pursuing my BTech in electrical engineering. आप कह सकते हो कि मैं एक इंजीनियर बन गया हूँ या फिर बनने वाला हूँ एक ही बात है कि आई एम इन फाइनल ईयर टॉकिंग अबाउट माय जर्नी इट हैज बीन अ वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी जहाँ डिफरेंट डोमेन्स को मैंने एक्सप्लोर करा सिंस फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर एक कोर इंजीनियरिंग स्टूडेंट होने के बावजूद भी मैंने 3 सेमेस्टर तक कोडिंग करी है समझ सकते हैं कोडिंग वाले बच्चे कि जब शुरुआत में बच्चा एंट्री लेता है तो फिर मल्टीपल जगह हम हाथ पाँव मारते हैं और हमारी कोशिश great ये रहती है कि हम अपना द बेस्ट ढूंढ पाए तो वही मैंने भी किया इट हैज बीन अ वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी फॉर माई सेल्फ बट वन थिंग जो कंसिस्टेंट था मेरे अंदर वो है कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड आई एम हियर प्लेस्ड इन एनपीसीएल और मैं भी आपके सबसे पसंदीदा यूट्यूबर के साथ बात कर रहा हूँ नीरज yeah thank you so Shubham how now you are feeling because जब हम थर्ड ईयर में होते हैं तो हमें एक एंग्जाइटी होती है कि हमारा प्लेसमेंट कहाँ लगेगा और आपका तो कोर कंपनी में लग गया तो नाउ हाउ यू आर फीलिंग मतलब थर्ड ईयर से कंपैरिजन करें और प्रेजेंट राइट नाउ तो हाउ यू आर फीलिंग एक्चुअली एक मिक्स टाइप का फीलिंग था होता है ना ऐसे हम शुरू से ये सोचते हैं कि यार जिस दिन हमारा ऑफर लेटर आएगा उस दिन क्या फीलिंग है सच में मैं बताऊं जिस दिन मेरा ऑफर लेटर आया उस दिन एकदम मिक्स टाइप की फीलिंग थी मैं सोच रहा था कि यार हो गया क्योंकि हम बस जब भी इंजीनियरिंग शुरू करते हैं हमारा एक ही टारगेट रहता है भैया कि फाइनल में जाने के बाद हमें जॉब चाहिए तो इट वाज अ मिक्स एग्जैक्टली फीलिंग बट डेफिनेटली एक ओवरवेलमिंग फीलिंग था मेरे लिए भी क्योंकि कंसिस्टेंसी रखना और कंसिस्टेंसी का लास्ट में पेड ऑफ हो जाना वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जाहिर सी बात है एनपीसीएल इज अ वेरी टॉप रेप्यूटेड कंपनी डिस्कॉम में अगर आप देखेंगे एनपीसीएल के बारे में तो इट्स थर्ड रैंक कुछ कंट्री में मिला उसको पिछले ही ईयर एंड एक ओवरऑल जर्नी मेरी बहुत अच्छी जर्नी शुरू होगी मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ क्योंकि क्योंकि हम जो कॉलेज में पढ़ते हैं वो हमारे लिए सिर्फ एक थ्योरेटिकल नॉलेज होता है बट एक्चुअली अगर हम इंडस्ट्रियल कुछ एक्सपीरियंस करने जाएं तो वो हमें डेफिनेटली कॉलेज के बाद ही मिलता है तो या एग्जैक्टली अगर उस चीज को मैं एक्सप्लोर करना चाहूँ तो उसके लिए तो मेरी एक बहुत बढ़िया फीलिंग थी कि मैं एक और कंपनी में प्लेस हूँ अपने कॉलेज से तो एक मिक्स ऑफ फीलिंग था मेरा ऑलराइट सो अपार्ट फ्रॉम अगर एकेडमिक की हम बात करें तो आपने 4 साल में अपना एक्सपीरियंस लाइक आपने लाइक कल्चरल फेस्ट और व्हाटएवर टेक्निकल फेस्ट क्या इसमें भी आप पार्टिसिपेट किए मींस हाउ यू हाँ यू हैव एंजॉय योर कॉलेज लाइफ एक्चुअली देखो कॉलेज लाइफ में सच बताऊं तो मैं शुरुआत के 3 साल बाहर रहा हॉस्टल में नहीं रहा लास्ट ईयर अच्छा मैंने हॉस्टल ऑप्ट किया फाइनल ईयर में ओ बट रादर देन बीइंग अ डे स्कॉलर एज वेल मैं बाहर रहता था लेकिन फिर भी मेरा इंटरेक्शन कॉलेज के साथ बहुत बढ़िया था दोस्तों के साथ बहुत बढ़िया था क्योंकि बाहर रहने में ये है कि आप अकेले रहते हो तो जब कॉलेज एक्चुअली मेरी जो कॉलेज की टाइमिंग थी वो सुबह 9 बजे से शुरू होती है तो 9 से लेकर के 5 तक कॉलेज रहता था पर 5 के बाद भी मैं रहता था कॉलेज में क्योंकि हॉस्टल के साथ एक अच्छी दोस्ती थी तो एक बहुत जॉयफुल मोमेंट था मेरे लिए क्योंकि इंजीनियरिंग ज्वाइन करना डेफिनेटली वाज माय पैशन शुरू से हमेशा से मैं यही सोच के बैठा था कि मुझे इंजीनियरिंग बनना है बहुत लोगों में क्लैरिटी नहीं होती है 10th के बाद 11 12 एक अलग डिफरेंट एनवायरनमेंट में सडन शिफ्ट होता है 10th तक चीजें आसान होती है 11 12 जाने के बाद बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है आई एग्जैक्टली वाज नॉट एग्जैक्टली कंफ्यूज मैं क्लियर था कि मुझे इंजीनियर बनना है पर एट दैट टाइम मुझे एक कोडर बनना था मुझे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना था अच्छा अच्छा पर मुझे जो मेरे रैंक पे जो मेरी ब्रांच मिली वो आईटी में इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिली तो मैंने इलेक्ट्रिकल ऑप्ट किया और हम्म मेरे लिए शुरुआत में इसको अडॉप्ट करना बड़ा मुश्किल रहा क्योंकि कोर ब्रांच है और मैं कोडिंग में जाना चाहता था लेकिन जब मैंने चीजें पढ़नी शुरू की इलेक्ट्रिकल की तो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगने लगा ऑल्सो आई वाज गुड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो कि 11th और 12th में बहुत अच्छा था मेरा तो मेरे को उसमें समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई कोर कॉन्सेप्ट को लेकिन एक चीज थी कि ये जर्नी बड़ी इंजॉयफुल रही इसलिए कि जब मैं कोर में शिफ्ट करा तो मैंने डिफरेंट चीज इलेक्ट्रिकल के अंदर सीखी जानी मैंने देखा कि भाई मेरे आसपास कैसे पावर ट्रांसमिट होता है जनरेट होता है डिस्ट्रीब्यूट होता है एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हमारा यही काम है और एक एग्जैक्टली बहुत इंटरेस्ट जागना शुरू हुआ मेरा
तो एक बहुत ही जॉयफुल जर्नी रही मेरी फर्स्ट ईयर से लेकर के यहाँ तक, डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करी एंड टॉकिंग अबाउट दी फेस्ट एंड डिफरेंट एनवायरनमेंट। तो बिल्कुल मेरे अपने ब्रांच में भी फेस्ट हुआ था, उसमें मैं एक ग्राफिक डिजाइनर एज़ अ ग्राफिक डिजाइनर कोऑर्डिनेटर की तरह काम कर रहा था, उसमें मैंने डिफरेंट इवेंट भी होस्ट कराए हैं। परमार्थ हमारे यहाँ एक सोशल क्लब है, तो उसमें हुँ, मैंने हुँ। टीचिंग भी करी है। अभी हम आएँगे आगे हमारे टीचिंग वाले जर्नी पे भी। और एग्ज़ैक्टली। हमारे यहाँ एक ऐसा सोशल क्लब है जो कि उन बच्चों को पढ़ाता है जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन। वो हमारे कॉलेज का ही क्लब है। इट्स कॉल्ड हुँ, परमार्थ सोशल क्लब। तो मैंने उसमें भी एग्ज़ैक्टली। सर्व करा। तो ओवरऑल एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा आईटी लखनऊ में। देखो यार आईटी लखनऊ एक बहुत बढ़िया एक्सपोज़र देता है। अगर आप सोच रहे हैं कि कोर ब्रांचेज़ के लिए आप ऑप्ट करें, तो डेफिनिटली आप जा सकते हैं। एग्जैक्टली। सो या इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं क्योंकि नाउ इफ आई टॉक अबाउट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और आईटी सेक्टर तो थोड़ा सा वहाँ रिसेशन चल रहा है। तो दो जो स्टूडेंट हुआ इन इलेक्ट्रिकल और कोर मतलब वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आते हैं तो वो बहुत ही कंफ्यूज होता है कि मुझे क्या कोडिंग करना चाहिए या नहीं। तो नाउ ही इज अ रियल एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू कि इन्होंने भी 3 साल पूरा अपने कोडिंग में दिया लेकिन लास्ट ईयर में इन्होंने देखा कि यस हम कोर में भी शिफ्ट हो सकते हैं। और कोर में इलेक्ट्रिकल की स्पेशली बात करूं बिकॉज आई एम आल्सो इन फाइनल ईयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रिकल एक ऐसा ब्रांच है आई थिंक शुभम की जो आपको एकदम रियलिटी दिखाता है। ट्रांसफार्मर जनरेटर जो भी पढ़ते हैं हम सामने दिखता है। तो ऐसा नहीं है कि आप हाँ ये तो डेफिनेटली श्योर है कि थोड़ा इलेक्ट्रिकल जो है वन ऑफ द टफेस्ट ब्रांच है। तो ऐसा नहीं है कि टफ है तो आप इससे भागने की कोशिश करेंगे, इसमें भी आप अच्छा कर सकते हैं। या बिल्कुल। देखो नीरज, आई लाइक टू ऐड एवरीबॉडी सबके लिए। देखो इंजीनियरिंग को कभी भी फॉर ग्रांटेड लेके नहीं करना चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो एक ही रूल रहना चाहिए, यू हैव टू बी अ गुड इंजीनियर। कोशिश कीजिए कि हम एक अच्छे इंजीनियर बने। अगर मैं या इंजीनियरिंग को ये सोच के करता ना यार कि मुझे जॉब चाहिए, मैंने फॉर ग्रांटेड सेट कर दिया कि नहीं आई डू इंजीनियरिंग इफ आई गेट जॉब, मतलब मेरे को सिर्फ उसी चीज के लिए, या फिर मैं सोच के दिया कि यार एकमात्र यूजी डिग्री मुझे दिख रही है इंडिया में जो कि इंप्लॉयमेंट देती है, चलो मैं वो कर लेता हूँ। सो ये नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो? फर्स्ट ईयर में कंफ्यूजन रहता है और जॉइन करने से पहले भी कंफ्यूजन होता है। 11-12 के बाद ही बच्चे डिसाइड करते हैं यार क्या करें, बीएससी कर ले, बीटेक कर ले, क्या बेनिफिशियल होगा कि नहीं होगा। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो यू हैव टू बी अ गुड इंजीनियर। टारगेट कीजिए कि मैं एक अच्छा इंजीनियर बनूं। मुझे फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, मैं जॉब के लिए नहीं बनना चाहता हूँ। और एक बात और, जो बच्चे ये सोचते हैं ना कि मैं जॉब ले लूंगा इंजीनियरिंग करने के बाद, मेरा गोल है अल्टीमेटली जॉब लेना। तो आप जॉब, मैं ये नहीं कह रहा जॉब नहीं मिलेगा, जॉब मिलेगा, मार्केट में जॉब्स हैं। ये बात नहीं है हुँ, कि मार्केट में जॉब नहीं है, लेकिन उतना मिलेगा मतलब उस लेवल का पे आउट आपको मिलेगा जिस लेवल पे मतलब आप सोचे होंगे कि चलो बा मुझे मुझे इतना मिल सकता है। पर डेफिनिटली अगर आप 10-12 एलपीए इनिशियली एज़ अ फ्रेशर सोच रहे हैं तो बीटेक आपको वो नहीं देने वाला है। ये हार्श रियलिटी है, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। मैं मेरा 9.5 लगा है भाई, मुझे पता है कैसे लगा है, ठीक है? बहुत मेहनत लगती है। डेफिनिटली एग्ज़ बहुत गो थ्रू करना पड़ता है पूरा का पूरा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, आपको मिलेगा लेकिन वही 3-4 लाख की नौकरी मिलेगी। पर जब आप फॉर ग्रांटेड लेके एक अच्छा इंजीनियर बन गए, मतलब फॉर ग्रांटेड नहीं लिया इंजीनियरिंग को, आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो भैया इतना पैसा मिलेगा गिन नहीं पाओगे। एक बढ़िया इंजीनियर बनने की कोशिश करो। जॉब के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। चीज़ों को पढ़िए, 3 साल आपको पढ़ने का एक बहुत अच्छा मौका दिया जाता है। अगर आप कोर ब्रांचेज़ के लिए जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो डेफिनिटली अपने कोर ब्रांचेज़ के सब्जेक्ट को एकदम स्ट्रॉन्ग रखिए। स्पेसिफिकली 3 सब्जेक्ट बताता हूँ फॉर एवरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ऑल ओवर इंडिया, कहीं भी किसी कॉलेज से कोई ये वीडियो देख रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको आपके 3 कोर सब्जेक्ट एज़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हम 3 कोर सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये 3 कोर सब्जेक्ट इस इंडिया में किसी भी फ्रेशर के लिए ज़रूरी हैं, ये तीनों मस्ट आपको पढ़ने हैं। और सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, इसमें आपको इस तरीके से पढ़ना है कि इन फ्यूचर आप इस सब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट कर पाएँ, इंडस्ट्रियल लेवल पे इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो एक अच्छा इंजीनियर बनिए, सिर्फ जॉब के पीछे भागेंगे तो पैसा मिलेगा लेकिन कम मिलेगा। तो मेरा तो यही है, कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक और चीज़, फ्रॉम कोडिंग टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत लर्निंग का ट्रांसफॉर्मेशन रहा मेरा, ठीक है? मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप बस एक्सप्लोर मत कीजिए, और मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आप फर्स्ट ईयर में घुसिए और डिसाइड करके बैठ जाइए, बिल्कुल भी नहीं। फर्स्ट ईयर एक पूरा एक्सप्लोरिंग जर्नी होना चाहिए। फर्स्ट ईयर में मल्टीपल चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ, आप सही ब्रांच में हैं, तो बिल्कुल परस्यू कीजिए उस ब्रांच को। अगर आपको लगता है कि आप नहीं हैं, जीपीए लाइए। आपके हर कॉलेज के अंदर ये क्राइटेरिया होता है कि आप सेकंड ईयर से अपग्रेड करा सकते हैं ब्रांच अपना, तो आप वहाँ शिफ्ट कर एग्ज़ैक्ट सकते हैं। पर मेरे कहने का एग्ज़ैक्ट मतलब ये है कि अगर आप गए हैं फर्स्ट ईयर में, तो एन्जॉय डेफिनिटली इंजीनियरिंग लाइफ करनी चाहिए। एन्जॉय, बिना एन्जॉयमेंट की लाइफ नहीं चलती है यार, क्योंकि एग्ज़ैक्टली। आगे जाके 60 सब्जेक्ट पढ़ने और टोटली नए हैं। तो अगर अभी से इतना बर्डन मार लोगे, तो फर्स्ट ईयर वाले स्पेसिफिकली कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइए। देखिए कंफ्यूजन सबके लाइफ का पार्ट होता है, ठीक है? कहीं न कहीं हर जगह हर इंसान कंफ्यूज होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप बस चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए, फर्स्ट ईयर को दीजिए पूरा एक्सप्लोरेशन में। आपको जो सेक्शन बढ़िया लगता है आप उसे परस्यू कीजिए। और एक और चीज़, सीएस की बात मैं कर रहा हूँ, भाई मार्केट जाके देखो, रैट रेस हो चुका है सीएस, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि सीएस ऑप्ट मत करो, जिसका इंटरेस्ट है बिल्कुल जाओ। पर अगर आप अभी ये सोच रहे हैं कि मैं सीएस में जाके और मैं फोड़ दूँगा, तो फोड़ने वाली कंडीशन अगर वो बार यहाँ सेट था आज से 2 साल पहले, तो वो ऊपर जा चुका है। आप अगर ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करेंगे अपने आप को सीएस में, सिर्फ डीएस से करने चीज़ें नहीं होती हैं। आपको डीएस से रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, जो सीएस का बच्चा देख रहा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, कि आपको सिर्फ अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने कोर लैंग्वेज सीख ली,
और मैंने 2-4 डीएसए के टॉपिक्स कर लिए, तो मैं जॉब तो पा ही जाऊँगा, बिल्कुल पा लेंगे। 3.2 एलपी की जॉब सबको मिल जाएगी भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप बड़े बढ़िया जॉब खोजना चाहते हैं, तो आपको डीएसए के साथ एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इंडस्ट्री लेवल में क्या नीड है, उसको कीजिए और आप अपने बार को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी ले जाइए। क्योंकि मेरे अपने कॉलेज में अगर आप आईटी में आना चाहते हैं, तो भैया तगड़ी कोडिंग नॉलेज लेके आओ, सीएस में आओगे तो, क्योंकि यहाँ सीपी, डीपी के धुरंधर बैठे हुए हैं। गूगल, हुँ, माइक्रोसॉफ्ट में प्लेसमेंट हो चुकी है। अगर इफ पॉसिबल नीरज साइड में अटैच कर सकते हो मेरा प्लेसमेंट ब्रोचर, मैं तुम्हें ऑलरेडी भेज दिया है, ठीक है बच्चों को। तो मेरे कहने का सिंपल मतलब ये है, अगर आप सीएस ढूँढ रहे हैं, तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से अगर आप शुरू से इंटरेस्टेड हैं, आपको ये क्लियर है कि मुझे करना है, तो बिल्कुल कीजिए। लेकिन ये मत सोचिए कि ऐसा बच्चा जो बहुत कन्फ्यूज़ हो, जिसने कभी आईटी सीएस पढ़ी नहीं और सोच रहा है कि भैया मैं कोडिंग कर लूँगा इंजीनियरिंग में जाके। भैया मैं ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बहुत समय लगता है, बहुत चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। और मैं बैठा हुआ हूँ तुम्हारे सामने भाई, 3 साल कोडिंग तो करके, ठीक है। सो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं इतना रियल एक्सपीरियंस से आपको पूरा एक्सपोज़र मिल रहा है, तो आई होप आपको ऐसा ना लगे कि वीडियो लंबा हो रहा है। हम पूरे वीडियो में मतलब 4 साल की जो हमारी जर्नी है ना, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो आई होप जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के स्टूडेंट होंगे, उनके लिए वीडियो मतलब ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा होगा। तो वीडियो के हर एक पॉइंट को बहुत ही ध्यान से सुनिए। तो नाउ अभी तक पूरा हमने मतलब डिस्क्लोज़ किया कि इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट को सीएस में मतलब जाना चाहिए या नहीं, और जाना चाहिए तो क्या मतलब अभी करंट एरा में सिचुएशन है। तो नाउ अभी हम सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, स्किल एंड इंटर्नशिप। तो एज़ आई या, सी यू हैव डिड योर इंटर्नशिप इन मीन्स एआई पावर, टाटा ग्रुप्स डेफिनिटली। एंड मतलब आप लाइब्रेरी के इंचार्ज भी रह चुके हैं, एज वेल एज या, यू आर टीचिंग आल्सो, यू आर अ केमिस्ट्री मींस टीचिंग एट अ यूट्यूब चैनल, आई डोंट नो व्हाट्स चैनल नेम एक्चुअली. इट्स अ सेट टाइम बाउंड गोल, इट इज अ ऑनलाइन इंस्टीट्यूट, हाउ You इट have very वर्क्स। great experience in teaching also, and you are a student advisor also. So on the या, behalf of your experience of means everything, I would like to ask कि मतलब आपका इंटर्नशिप पे लाइक क्या जो भी आपने इंटर्नशिप किया उसका क्या रोल रहता है प्लेसमेंट्स में, लाइक या, मतलब क्या इंटर्नशिप डायरेक्टली इंटरकनेक्ट करते हैं इंटरव्यू में, मींस आपके रिज्यूमे से. या, डेफिनिटली इफ आई टॉक अबाउट इंटर्नशिप, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है फॉर अ कोर ब्रांच प्लेसमेंट। आपकी हम्म, इंटर्नशिप आपके लिए बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है, ऐसा इसलिए बच्चा, क्योंकि हम्म, एज अ फ्रेशर हमारे रिज्यूमे में सिर्फ पढ़ाई के अलावा और कुछ चीजें नहीं होती कि हम लगा सकें। तो हम उस इंटर्नशिप को अपने प्रोजेक्ट वर्क में लगाते हैं या वर्क एक्स में लगाते हैं। एज अ फ्रेशर हमारे हम्म, पास कोई वर्क एक्स तो है नहीं कॉलेज में, तो हम उस इंटर्नशिप को पुट करेंगे अपने रिज्यूमे में। और जब कोर ब्रांचेस कंपनी आती हैं, तो वो टेस्ट करती हैं आपके रिज्यूमे में। शॉर्टलिस्टिंग okay, होती है ऑन द बेसिस ऑफ आप एग्जाम, आप इंटरव्यू देंगे, आपका असेसमेंट होगा। मैं थोड़ा आपको हल्का सा प्रोसेस बता देता हूँ। जनरली कॉलेजेस में कोर प्लेसमेंट में क्या होता है, कंपनियां आती हैं, आपको फॉर्म भरना होता है, गूगल फॉर्म सर्कुलेट होगा मेल के थ्रू। फॉर्म भरिए, फॉर्म के बाद अगर आपका रिज्यूमे तगड़ा है, अगर आप 25 बच्चों में अगर उनसे 10 बच्चों को सेलेक्ट करना है और आप 10 बच्चे लायक हैं, आपके रिज्यूमे में वो चीजें हैं, तो 10 बच्चों को शॉर्टलिस्ट करेगी। उन पे मेल आएगा असेसमेंट का, आपको असेसमेंट देंगे, तब आप असेसमेंट क्लियर होगा तो इंटरव्यू के लिए बैठेंगे। ये हर ऑन कैंपस रिक्रूटर में होता है, स्पेशली आईटी लखनऊ में तो होता ही। ठीक है? exactly. आपको रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट कराने के लिए एज़ अ फ्रेशर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप उस इंटर्नशिप को ज़रूर पुट करेंगे। डेफिनिटली आपको करना पड़ेगा, आप अपने फाइनल प्रोजेक्ट को पुट करेंगे। और जब आप उस चीज़ को पुट करेंगे, तो वो रिज्यूमे रिक्रूटर के पास जाता है। रिक्रूटर उस रिज्यूमे को गो थ्रू करेगा। जब इंटरव्यू होगा, तो आपसे सबसे पहला सवाल यही पूछा जाएगा कि आपने इंटर्नशिप करी है। आई हैव आल्सो डन माय इंटर्नशिप फ्रॉम आरडीएसओ लखनऊ, व्हिच इज़ रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बेसिकली टेस्टिंग और स्टैंडर्डाइजेशन करता है डिफरेंट रेलवे इक्विपमेंट के। तो मैंने उसमें कर रखा था। तो मेरे इंटरव्यू में सबसे पहला सवाल यही पुट अप हुआ कि आपने इंटरव्यू करा 4 वीक का समर इंटर्नशिप, है कि नहीं? आपने इंटर्नशिप करी, आपने 4 वीक इंटर्नशिप करी, आपने क्या सीखा? व्हाट हैव यू लर्न्ड देयर? आपकी चीजें क्या थी? तो इंटर्नशिप इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली एज अ सेकंड ईयर के बाद इंटर्नशिप मिलना थोड़ा आपके लिए मुश्किल है, पर थर्ड ईयर में डेफिनेटली आप ट्राई करेंगे, तो आपको हर हर एक्स पोर्टल, यार एआईसीटी का ऑफिशियल पोर्टल है, कौन कह रहा है इंटर्नशिप नहीं मिल रही? जाओ यार अनपेड इंटर्नशिप करो। लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एज अ फ्रेशर वो आपको सिर्फ 4 साल की पढ़ाई पे हायर नहीं कर सकते। आपको आपके रिज्यूम में वो चीजें शोकेस करनी पड़ेगी कि हाँ भैया मैंने यहाँ से इंटर्नशिप करी है। अगर मैं उन्हें नहीं, ये नहीं बताता इंटरव्यू में कि हाँ भैया मैंने शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट टेस्ट ट्रांसफार्मर का डीएसओ में किया है, तो वो शायद मुझे ना लेते। मेरे कहने का सिंपल मतलब ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है, इंटर्नशिप बहुत जरूरी होती है और मस्ट करना ही करना है आपको। अब तो एआईसीटी डिग्री भी अप्रूव हो गई है यार, चाहे एकेटीयू से हो चाहे एटी से हो, आपको आपके इंटर्नशिप का क्रेडिट मिलता है, वो आपको पास करना ही है, अदरवाइज Exactly. आपको डिग्री नहीं मिलेगी। ये रूल हम्म, है एआईसीटी का। तो आपको मैं कुछ पोर्टल बता देता हूँ, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड करना चाहता हूँ नीरज। कुछ पोर्टल है जहां आप जाके सर्च कर सकते हैं। नेशनल इंटर्नशिप पोर्टल, उस पर सर्च कीजिए। एआईसीटी इंटर्नशिप पोर्टल, उस पर सर्च कीजिए। उस पर अनपेड इंटर्नशिप भर भर के है। आप आईटी से हैं, आईटी की इंटर्नशिप पड़ी है। मशीन लर्निंग एआई सीखना चाहते हैं, वहां इंटर्नशिप पड़ी हुई है। कोर कंपनी में हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में करना चाहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए सबसे हॉट टॉपिक अभी चल रहा है, बता देता हूँ, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। अगर आपको इंटर्नशिप का मौका मिल रहा है, डेफिनेटली डू इट। और वो पोर्टल से आप जाके एक्सप्लोर भी कर सकते हो, वहां इंटर्नशिप मिलती है। अनपेड होगी मैं मानता हूं, लेकिन एक लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए बहुत बढ़िया है, आप रिज्यूमे उसे लगा सकते हैं। तो डेफिनेटली नीरज, एक इंटर्नशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके रिज्यूमे में, आपके इंटरव्यू के टाइम। कोर कंपनी आपसे दो ही चीजें पूछेंगी सबसे पहले, आपका इंट्रोडक्शन, व्हाट हैव यू डन इंटर्नशिप, और आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चूज इट वाइजली। yeah, sure.
सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे जो फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं लाइक जब भी उनका फर्स्ट ईयर मतलब फिनिश होता है उसके बाद वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं लाइक अगर मिस जो कॉलेज में है वहाँ अगर प्लेसमेंट्स होता है तो वहाँ पे वो बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि हमें सेकंड ईयर में क्या करना चाहिए लाइक हमें अपने कम्युनिकेशन स्किल फोकस करना चाहिए बिकॉज वो बहुत ही सुनते हैं कि इंग्लिश इज मस्ट लाइक हिंदी में हम कन्वर्सेशन नहीं कर सकते हैं लाइक प्रैक्टिकल नॉलेज पे जाएं कोडिंग पे जाएं क्या करें तो ऑन द बिहाफ ऑफ योर एक्सपीरियंस ऑलरेडी आपने बताया कि आपने भी 3 साल तक कोडिंग किया तो आप क्या बताना चाहेंगे जूनियर्स को कहाँ वो हाँ, फोकस करें थर्ड ईयर में? बिल्कुल, बिल्कुल। कम्युनिकेशन इज़ मस्ट, द फर्स्ट थिंग इज़ कम्युनिकेशन, आपको कम्युनिकेशन बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। मैं पढ़ाता हूँ, पिछले 4-5 साल से मेरा एक्सपीरियंस है, तो मेरा कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया था। और एक और बात बता दूँ, एचपीसीएल में मेरा जब इंटरव्यू हुआ था, उसमें वो इट वाज़ अ फुल इंग्लिश टू इंग्लिश इंटरव्यू। आप मिक्स लैंग्वेज यूज़ कर सकते थे, बट वो वैसा इम्पैक्ट नहीं डालता। मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे पूरी इंग्लिश में चीज़ें पूछी जाएगी, क्योंकि कोर कॉन्सेप्ट को डेफिनिटली पूरे इंग्लिश में एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। आप हिंदी में स्विच कर सकते हैं, पर अपना रिप्रेजेंटेशन आप अच्छा रखेंगे। तो कम्युनिकेशन सिर्फ ये नहीं फोकस करता कि आपको इंग्लिश बोलनी आती है कि नहीं आती है। आपका एक्सप्रेशन, आपका हैंड जेस्चर, एवरीथिंग इज़ कम्स अंडर कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन मस्ट है, स्किल आपका टेक्निकल मस्ट है, टेक्निकल कोर का सब्जेक्ट मस्ट है, 3-4 चीज़ें हैं, गुड टू गो, यू आर गुड टू गो। यस श्योर डेफिनेटली। ओके सो नाउ सबसे इम्पोर्टेंट हम पार्ट में आना चाहेंगे प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट के बारे में सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा लाइक आपने बताया कि थर्ड ईयर तक तो आपने कोडिंग ही किया तो व्हेन यू आर सीरियसली थिंकिंग अबाउट कि नहीं मुझे अब इलेक्ट्रिकल के बारे में सोचना चाहिए इलेक्ट्रिकल में भी कंपनीज आ रही हैं तो ये कब हुआ क्योंकि देखिए फाइनल ईयर में जब हम इलेक्ट्रिकल के स्पेशली स्टूडेंट हैं इलेक्ट्रिकल में हमारा मतलब हॉबी जो होता है उसको भी करना लाइक आपका हॉबी टीचिंग है उसके साथ साथ गेट भी होता है गेट प्लेसमेंट्स और सीएस में कोडिंग सब चीज़ को कैसे आपने मैनेज किया और कैसे आपने इतना अच्छा मतलब प्लेसमेंट्स को क्रैक किया? एक्चुअली जब मैं कोडिंग कर रहा था, तो होता क्या था कि जैसे फर्स्ट ईयर मेरा पूरा फर्स्ट ईयर में तो चलो बहुत ज़्यादा समय नहीं हम देते सब्जेक्ट्स पे, क्योंकि बेसिक जनरल सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। तो हुँ, एक हुँ। अच्छा खासा टाइम मैं आके कोडिंग में स्पेंड करता था। जावा मैंने करी, सी प्लस प्लस भी मैंने करी, सी भी करा, वेब डेव भी थोड़ा बहुत करा। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं करा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा एडवांस कोडिंग मैंने करी, बिल्कुल भी नहीं, पर हल्का डी से टच करने की कोशिश करी थी मैंने। एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ आई, सेकंड ईयर में आने के बाद मेजर कोर सब्जेक्ट शुरू हुए और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए वो एक नाइटमेयर होता है, जहाँ आप एग्ज़ैक्टली। सिग्नल सिस्टम, नेटवर्क और कंट्रोल जैसे सब्जेक्ट की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं और मशीन आपके पीछे पड़ा ही है, पड़ा रहता है। जैसे ही वो सब्जेक्ट आना शुरू हुए नीरज, मेरा कोडिंग वाला टाइम बहुत कम हो गया, कट गया। और शायद वही एक रीज़न है कि जब मैं उन चीज़ों को पढ़ने लगा तो मुझे वो ज़्यादा फ़ैसिनेटिंग लगने लगी। अच्छा, तो अच्छा। मैंने बहुत सही टाइम पे स्विच किया अपने आप को। और जब मैं कोर पढ़ने लगा, मेरी सीजी थोड़ी अच्छी आने लगी, बढ़ने लगा और डेफ़िनिटली एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए पेपर थोड़ा-सा मुश्किल ही आता है, चाहे आप कितना भी आसान बना दें। आपको कहीं न कहीं चीज़ें कॉम्प्लेक्स लगेंगी, क्योंकि उस समय के हुँ, कॉन्सेप्ट हैं। आपके पास एक तगड़ा विजुअलाइज़ेशन होना चाहिए, तभी आप उस सब्जेक्ट को समझ पाएँगे, ये सबको पता है। तो मेरे कहने का सिर्फ मतलब यही है कि अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं, कोई बच्चा जो है वो देख रहा है, थोड़ा कन्फ्यूज़ है, तो सही समय पे शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। इंटरेस्ट अगर आपको आ रहा है आपके कोर में रहिए, नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चुपचाप से कोडिंग कीजिए, पास इन द सेंस कि ये नहीं कह रहा कि आप पास करने का मतलब 5.5-6 सीजीपीए लेके आओ, नहीं भाई, मिनिमम 6.5 क्राइटेरिया हर प्लेसमेंट के लिए है। तो कोशिश कीजिए एटलीस्ट कि अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं और सीएस में जाना चाहते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट पूरा का पूरा सीएस में है, गो फॉर इट। इलेक्ट्रिकल पढ़ने की बहुत ज़्यादा डीप में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि करियर आपका वहाँ बनेगा। तो सही समय पे स्विच कीजिए, डिसीजन मेकिंग सबसे ज़रूरी होता है, कन्फ्यूजन सबके होते हैं यार, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, कन्फ्यूज़ कौन नहीं है, हर जगह सब इंसान कन्फ्यूज़ है, पर कन्फ्यूज़ होने की वजह से ये नहीं कि हम मार के बैठ गए, अरे यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? और 2 नाव वाला काम बिल्कुल नहीं करना भाई, कि आधा पाँव इलेक्ट्रिकल में, आधा पाँव सीएस में, ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। प्रैक्टिकली जब आप थोड़ा सोचोगे, तो आपको पता चल जाएगा, थोड़ा-सा समय दीजिए अपने आप को, दिमाग शांत रखिए, सबके यहाँ प्रॉब्लम आती है कॉलेज में, कॉलेज लाइफ ही है ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग थिंग्स, फर्स्ट ईयर से लेकर के लास्ट ईयर तक, खत्म होंगे तो आगे लाइफ सिखाएगी हमें। पर अभी तक हमने पढ़ाई के अंदर जितनी चीज़ें सीखी उसमें बस यही है कि कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है और कन्फ्यूज़न इज़ अ पार्ट। मैं भी हुआ था, नीरज भी हुए होंगे और आगे भी लोग होंगे, ठीक है? तो कन्फ्यूज़न इज़ अ पार्ट, इससे ना डीमेरिट नहीं लेना है। ये नहीं सोचना है कि अरे यार! अब क्या होगा यार? पता चले समझ नहीं आ रहा, इधर जाऊँ, उधर जाऊँ, नहीं। सही समय पे स्विच कीजिए, इंटरेस्ट के हिसाब से जाइए, जिधर इंटरेस्ट लगता है वो जाइए और डेफिनिटली बी अ रियल इंजीनियर भैया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। एग्जैक्टली ओके सो नाउ मैं जानना चाहूँगा कि जो भी आपके एनपीसीएल के रिक्वायरमेंट जो आपके हुए तो उसके सभी प्रोसेस बहुत ही ब्रीफ में आप बता दीजिए मतलब कैसे कैसे हुए लाइक आपने पहले बताया लेकिन स्पेशली हम एनपीसीएल के जानना चाहेंगे बिकॉज उसमें मतलब कैसे कोर में क्वेश्चंस पूछे गए कैसे इंटरव्यू हाँ, थोड़ा सा brief में सब कुछ आप बता देंगे तो अच्छा लगेगा बस या प्लीज। एक्चुअली मेरा जो इंटरव्यू था वो मेजरली 2 सब्जेक्ट में घूमा। एक तो पावर सिस्टम, क्योंकि ऑब्वियसली इट इज़ अ पावर कंपनी, और दूसरा मशीन्स। लास्ट में जाते हैं तो उन्होंने 1-2 सवाल मेरे से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के पूछे। इट वाज़ ओवरऑल अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। काफ़ी जो हमारे पैनलिस्ट बैठे थे, उसमें एक्चुअली 3 पैनल था, 2 टेक्निकल पैनल, 1 एचआर पैनल। एचआर पैनल जो होता है वो आपके इसी कम्युनिकेशन को चेक करता है कि आप कितना बेहतर आप उसको समझा पाते हैं। तो ही विल स्टार्ट विथ योर इंट्रोडक्शन, शुरू से इंट्रोडक्शन शुरू करेगा वो और फिर आपके बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, आप यहाँ कैसे आए, क्या आपकी जर्नी रही, अगर आपने गैप लिया है, वो सब चीज़ें। मूविंग टुवर्ड द टेक्निकल पैनल, जैसे आप टेक्निकल की तरफ जाएँगे तो आपकी कोर नॉलेज प्योरली टेस्ट होगी। कोर नॉलेज में सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप अच्छा एक और चीज़, बच्चे थोड़ा ये कन्फ्यूज़ रहते हैं कि सर 3 सब्जेक्ट्स हैं, है ना? मशीन है, पावर है और इलेक्ट्रॉनिक्स है। पढ़े कौन-सा सर? गो फॉर इट। सबसे पहले कंपनी भी कोई भी आए, किसी भी कॉलेज के बच्चे की बात कर रहा हूँ, उस कंपनी का आप रिक्वायरमेंट देखिए, वो किस फील्ड की कंपनी है।
नोएडा पावर कंपनी एक पावर की कंपनी थी, एक डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी थी, तो डेफिनिटली एक चीज़ तो पता चल गई कि मेरे को पावर सिस्टम तो पढ़ के जाना है, मस्ट है। मस्ट है या सो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कंपनी किस नीश की है, कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है, वही तो रिक्वायरमेंट और मुझे कौन-से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। तो इफ आई गो थ्रू एनपीसीएल तो मुझे पावर पढ़ना ही है पावर सिस्टम। अच्छा, पावर सिस्टम के साथ कनेक्टेड चीज़ क्या है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी है, तो मुझे ये पता था पहले से ही कि भैया ट्रांसफार्मर का रोल तो आएगा और मशीन में आता है वो पार्ट। तो या मैंने धड़ल्ले से 2 सब्जेक्ट तो पूरा अच्छे से तैयार कर लिया, पावर सिस्टम और इलेक्ट्रिकल मशीन। अब एक वो बच्चा जो थर्ड ईयर में अभी है या अभी जस्ट खत्म किया 5वाँ सेमेस्टर छठे में जा रहा है या आगे सोच रहा है कि मुझे कोई प्लेसमेंट चाहिए, उसके लिए एक ही एडवाइस, कोई भी कंपनी आएगी तो उसके रिक्वायरमेंट को चेक कीजिए, सब्जेक्ट उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पढ़िए। अगर एग्ज़ैक्टली, आपकी कंपनी कोई ग्रीन एनर्जी वाली कंपनी है, तो आप रिन्यूएबल पढ़िए, मस्ट है वो पूछेगी आपसे। कोर सब्जेक्ट की एग्ज़ैक्टली, नॉलेज हल्की रखिए और आप कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सब्जेक्ट को चूज़ कीजिए। तो एग्ज़ैक्टली। टेक्निकल पार्ट के लिए 3 सब्जेक्ट मस्ट है, हर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए पावर सिस्टम, पावर हाइड्रोलिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन। अच्छा ये भी नहीं कि मैं पूरा पेज लाइन बाय लाइन कह रहा हूँ, नहीं यार, एक बेसिक हुँ, अंडरस्टैंडिंग को चेक करते हैं, सरफेस पे ही रहेंगे, वो घुस के बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछते। एनपीसीएल में थोड़ा पैनलिस्ट मेरे हल्के से थोड़े से खड़ूस तो नहीं कहूँगा क्योंकि उनका काम वही है, लेकिन थोड़ा-सा वो डीप डाइव करने वाले थे, तो उन्होंने थोड़ा-सा 1-2 सवाल मेरे से घुस के पूछ लिया। बट मेजर इंटरव्यू में कोर इंजीनियरिंग सरफेस पे ही चीज़ें रहती हैं। वो चेक करते हैं कि बच्चों को क्योंकि एक्सपीरियंस तो है नहीं, पर बच्चों को टेक्निकल नॉलेज है कि नहीं। क्योंकि काम वो सिखा देंगे, काम सिखाना उनका काम है। आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको सिर्फ अपने आप को रिप्रेज़ेंट करना है, जितना बेहतर कर सकते हैं, उतना जल्दी आप प्लेस हो जाएँगे। यही लेसन। अच्छा एक यस, और यस। चीज़ एनपीसीएल ही एक ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें मेरा प्लेसमेंट हुआ था, 2-3 कंपनी ऑलरेडी हो चुका है, पर मैं लास्ट में एनपीसीएल पुट अप करा था आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट, वोल्वो, बीई कमर्शियल व्हीकल। मेरा उसमें मतलब मैं बैठ चुका था इंटरव्यू के लिए, उसमें मैंने सामने से रिजेक्ट करा था क्योंकि उन्होंने मेरे से पूछा था कि हुँ, आप हुँ, जॉइन करेंगे कि नहीं? मतलब आप बाहर जाएँगे कि नहीं? अगर मैं आपको क्रॉस कंट्री कहीं भी देता हूँ लोकेशन तो आप जाएँगे नहीं? मैंने वही रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि मेरा एनपीसीएल का डेटा आ गया था। तो मुझे जॉइन या करना था एनपीसीएल तो मैंने वो सब रिजेक्ट करा। तो मेरे हिसाब से एक चीज़ यही है, मैं यही ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि भाई अगर आप ये भी सोच रहे हैं सर व्हाट अबाउट फेलियर? सर फेल हो गया तो? नहीं आएगा तो क्या करूँगा? सर नहीं लगेगा तो क्या करूँगा? बड़ा कन्फ्यूजन होता है। लास्ट में आप बहुत डरेंगे और डरना लाज़मी है। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ याद रखो, फेलियर आर द बेस्ट टीचर एवरीबॉडी फेलियर आर द बेस्ट टीचर भैया सक्सेस को बूस्ट करता है। अगर आप फेल होने से डरते हैं, ये खत्म कर देगा आपको। फेल होने से बिल्कुल मत डरिए। फेल होना इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ सब होता है। मैं भी यार जेईई में हुआ था भाई 1 साल ड्रॉप लिया फिर उसके बाद आया यहाँ और आपके सामने बैठा हूँ। नीरज भी अपने समय में कहीं न कहीं बिल्कुल इनको भी कहीं न कहीं फेलियर फेस करना पड़ा होगा और फिर यस, यस। वो उन्होंने ट्रांसफॉर्म करा। तो फेलियर आर द बेस्ट टीचर। इट डज़न्ट टीच यू एनीथिंग सक्सेस बूस्ट ओनली योर ईगो। मैं ये नहीं कह रहा सक्सेसफुल मत बनिए, सक्सेसफुल सबको बनना है, लेकिन फेलियर से बहुत अच्छा लेसन मिलता है। तो फेल होने से बिल्कुल डरने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल या मत डरिए। ऑब्वियसली जो भी वीडियो को देख रहे होंगे अभी तक आई एम श्योर कि वो एन्जॉय कर रहे होंगे बिकॉज़ हम जो भी बात कर रहे हैं बहुत डीप में जाके जो भी हमने अपना एक्सपीरियंस किया, बार-बार मैं कह रहा हूँ 4 साल का एक्सपीरियंस है। मात्र 40 मिनट में या जो भी जितना भी लंबा जाए वीडियो, मात्र हम मतलब 4 साल का एक्सपीरियंस आपको इतने कम समय में दे रहा हूँ, तो ऑब्वियसली डेफिनिटली प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही मतलब हेल्पफुल होगा। एक एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा लाइक जब आपका असेसमेंट क्लियर हुआ, जब आपका जो भी पीडीएफ लिस्ट में नाम आया होगा कि नाउ टुमारो योर इंटरव्यू, तो उससे एक रात पहले आपका कैसा एक्सपीरियंस होगा? क्योंकि उस दिन आप सोच रहे होंगे क्या मेरे से पूछा जाएगा क्योंकि इंटरव्यू इज़ जस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ योर लक आल्सो कि क्या पूछ देंगे। तो हाँ, आपने बिल्कुल। क्या क्या फॉलो किया था उस एक रात पहले? यू गॉट दैट राइट धीरज कि इंटरव्यू जो होता है, ऑन कैंपस इंटरव्यू स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन लक। आपसे एक्जेक्टली। किस टाइम में वो क्या पूछ सकते हैं आपको नहीं आइडिया। या मैं ये नहीं कह रहा कोई प्रेडिक्ट कर लेगा, कोई नहीं है भाई बैठा तो प्रेडिक्ट कर ले, सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है मैं नहीं बता सकता, ठीक है? हुँ, मैं सिर्फ उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को तैयार कर सकता हूँ। एक रात पहले नींद नहीं आई थी मेरा, ज़ाहिर-सी बात है नहीं आएगी, रात में नींद नहीं आई थी, दिन भर हुँ, पढ़ाई हुई थी, रात में बस बैठ के पंखे को देख रहे थे अपने हॉस्टल के अंदर, भैया कल क्या होने वाला है क्योंकि सुबह 9 बजे रिपोर्टिंग थी मेरी, ठीक है? हुँ, तो देखो वो भी एक मिक्स सा फीलिंग था, मिक्स सा फीलिंग इन द सेंस कि मैं लेटा था अपने बेड पे और मैं यही सोच रहा था कि कल इंटरव्यू है, बस इतना सोच रहा था, भैया मुझे अपना बेस्ट देना है, आई हैव टू पुट माय बेस्ट। मैं अपना बेस्ट दूँगा। किसी भी काम में मैं बढ़िया करूँगा। एक चीज़ और, डोंट लूज़ योर कॉन्फिडेंस, डोंट कंपेयर योर स्किल विथ अदर, डोंट कंपेयर योर जर्नी विथ अदर नहीं करना चाहिए, ठीक है? ये मत सोचिए कि अरे भैया उसने मेरे ज़्यादा पढ़ लिया है क्या पता नहीं उसका हो गया मेरा नहीं होगा। ऐसा होता है, मज़ाक नहीं कर रहा हूँ ऐसा होता है मेरे साथ अच्छा एक और चीज़, मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करता हूँ थोड़ा-सा। एक्चुअली इंटरव्यू का प्रिपरेशन मैंने अपने यहाँ फाइनल ईयर में 7 से 8 बच्चों की जॉब लगवाई है, मैं झूठ नहीं कह रहा। मैंने उनको पढ़ाया है अपने साथ बैठ के। मैंने उनको बताया आप इस चीज़ को फोकस कीजिए मैं भी यही करने वाला हूँ, ठीक है? तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि अरे यार उसका हो सकता है वो ज़्यादा बेहतर है मेरे से, होता है हर एक बैच में डिफरेंट ब्रेन माइंडसेट वाले बच्चे होते हैं जो थोड़ा बहुत तेज़ हुँ, होता है, जो अच्छा होता है, जिसका हुँ, कॉन्सेप्ट बढ़िया होता है और हम थोड़ा-सा लैग हो जाते हैं। तो अगर मैं ये सोचता भैया कि यार उसका हो जाएगा मेरा नहीं होगा, मैं उनको पढ़ा रहा हूँ क्या पता उन्हीं का हो जाए, लक मेरा नहीं हो, समझ रहे हो? ऐसी चीज़ें दिमाग में घूमती हैं। पर ये चीज़ें मैंने इस चीज़ों को कंप्लीटली अवॉइड किया। मैं सिर्फ़ ये सोचा कि यार मैं उनको पढ़ा रहा हूँ, होपफुली वो मेरे दोस्त हैं, उन हो जाए, मेरे साथ हो जाए, उनका भी हो जाए, मेरा भी हो जाए, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है? तो ओवरऑल एक पॉजिटिव माइंडसेट रहा पर लास्ट जो अपने लास्ट दिन की बात की कि कैसा फीलिंग थी, वो लास्ट डे वाली। तो वो एक कन्फ्यूजन वाली फीलिंग थी मेरे लिए लास्ट मोमेंट पे डर सबको लगता है भैया, मुझे भी लगता है, आपको भी लगा होगा, कहीं और बच्चे गए होंगे, उन्हें भी लगेगा। तो डर इज़ अ पार्ट उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डर का मतलब ये नहीं कि ज़ीरो कॉन्फिडेंस कर लिया, नहीं खत्म कर लिया, अरे यार अब क्या होगा कल?
या फिर पूरा नहीं पढ़ पाए कोई दिक्कत नहीं है, जितनी चीजें पढ़ी आप उतना जाइए। क्यों? क्योंकि मेजर कोर इंटरव्यू में एक और चीज कॉमन बड़ी होती है कि वो आपसे आपका नीश पूछेंगे कि बच्चा क्या पढ़ के आए या व्हाट इज योर एग्जैक्टली। फेवरेट सब्जेक्ट। समझ रहे हो? तो ऐसी चीजें पूछते हैं। तो अगर आप 3 तैयार कर रहे हो, 3 में से किसी एक को आपने बहुत बेहतर तैयार करिएगा, तो जैसे ही इंटरव्यू ने आपसे ये पूछा कि भैया आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तुरंत वो सब्जेक्ट बोल दो क्योंकि आपने वो चीजें पढ़ी हैं। ठीक है? तो डर इज़ अ पार्ट। एक दिन पहले मैं भी डरा था, नींद नहीं आई थी मेरे को, लेकिन हो जाने के बाद फिर वही होता है कि चलो सब कुछ बढ़िया रहा, जर्नी ओवरऑल बढ़िया रही, हो गया। हाँ, तो इसको मैं थोड़ा-सा सम अप करना चाहूँगा कि लाइक जो भी जैसे हम दोनों टीचिंग बैकग्राउंड आपने भी टीचिंग किया, मैं भी टीचिंग करता हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं ना मतलब जब प्लेसमेंट्स होना होता है, एग्ज़ाम होना होता है, तो उनके अंदर जो होता है वो दूसरों को बताना नहीं चाहते। उनका माइंडसेट पूरा नेगेटिव होता है कि यार मैं बता दिया तो उसका क्या होगा? जैसे अभी इन्होंने भी बोला। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है यार, कहीं कोटेशन में लिखा गया है कि नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है। तो ऑब्वियसली यार तुम अगर बताओगे किसी को तो तुम्हारा एक्सपीरियंस शेयर ही होगा। अगर उसका हो जाता है तो ऑब्वियसली यार उसका होगा तो तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हें दुखी थोड़ी नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट तुम्हारे से अगर कुछ करने से इनिशिएटिव से अगर किसी का लाइफ बन जाता है तो ऑब्वियसली वो सही होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ग्रुप स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, नॉलेज शेयर किया करो। और या दैट्स रियली गुड। सो लास्टली मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि लाइक कोई मतलब एक एडवाइस फॉर जूनियर्स जो बहुत ही कंफ्यूज हूँ। अभी तो हमने ऐसे बहुत से बात कर ली है ऑलरेडी, लेकिन एट द लास्ट आप कुछ एडवाइस देना चाहते हैं तो प्लीज फॉर जूनियर्स। जूनियर्स के लिए एडवाइस यही है कि सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को क्लियर रखिए। एग्जैक्टली। जिस चीज़ में आपको मज़ा आता है, वो चीज़ बिल्कुल कीजिए। अगर आपको कोर मज़ा आता है, कोर पढ़िए। अगर आपको सीएस मज़ा आता है, सीएस पढ़िए। एक और चीज़, कोर में कहीं ऐसा नहीं लिखा गया बच्चा कि इंडिया में प्लेसमेंट नहीं है। अरे भैया, इंडिया 3-4 चीज़ों पे मेजरली काम करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविल इंजीनियर, पावर सेक्टर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कंपनीज़ कभी बंद नहीं होंगी, मैकेनिकल इंजीनियर, आपका फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल्स, केमिकल इंजीनियर। भैया 4 कोर ब्रांचेस मैंने ऐसे गिना दिए। पूरी इंडिया चल रही है भाई। इट इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, इकोनॉमी का बेस है। तो एक्चुअली इंजीनियरिंग तो कोर इंजीनियरिंग ही होती है। मैं तो यही मानता हूँ। मैं सीएस को एक ऐसा नहीं मानता कि सीएस जो है मैं सच बताऊँ तो सीएस इट इज़ अ नॉट अ फॉर्म ऑफ अ प्योर इंजीनियरिंग। सीएस एक एप्लीकेशन बेस्ड इंजीनियरिंग है। आपने मैथमेटिकल चीज़ें पढ़ी, आप उसको अप्लाई कर रहे हो। बट कोर इंजीनियरिंग इज़ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, ये कोर इंजीनियरिंग है और ये बेस है भैया। तो जो आपको ये पैड के पीछे पढ़ा रहा है ना, भैया कोर ब्रांचेस मतलब कुछ नहीं है इंडिया में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भैया। आपके सामने मैं बैठा हुआ हूँ ऑलरेडी कोर ब्रांचेस में, और एक कंपनियां नहीं, बहुत मल्टीपल कंपनियां विजिट की, एल&टी, एयरटेल। मैं आपको नेम गिना देता हूँ। सिविल इंजीनियरिंग के लिए डीएलएफ, अल्ट्राटेक हमारे यहाँ आई थी। मैं झूठ नहीं कह रहा, आप प्लेसमेंट ब्राउज़र चेक कीजिएगा, नीरज आपको रेफरेंस के लिए लगा देंगे, आप देख लीजिएगा उस चीज़ को। और मेरे यहाँ जो रिक्रूटमेंट हुई है, उन्हें भी आपको बता दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल के लिए स्पेसिफिकली मेरे यहाँ कंपनी आई थी, टोरेंट पावर, एनपीसीएल, एल&टी, एयरटेल, वोल्वो कमर्शियल व्हीकल, ये टॉप रिक्रूटेड कंपनी है। आरआईएल, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। मैंने 6 कंपनियां तो ऐसी गिना दी आपके लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मत सोचिए कि कोर ब्रांच ले लेंगे, खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं रखा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और पहली चीज इंटरेस्ट, दूसरा चीज आपका कौन से ब्रांच से आपको किस में इंटरेस्ट आ रहा है, वो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। तीसरा चीज, एंजॉय योर कॉलेज लाइफ। दोबारा याद करोगे, ठीक है? मैं बिल्कुल नहीं कह रहा 18 घंटे बैठ के पढ़ो, कोई नहीं पढ़ता इंजीनियरिंग में। हाँ, ये रहिए, कंसिस्टेंसी डेली रखिए। आप 3 घंटे 4 घंटे पढ़ रहे हैं, डेली पढ़िए। बाकी टाइम एंजॉय भी कीजिए, एंजॉय करना चाहिए। फेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, दोस्तों के साथ घूमिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हैप्पीनेस। भैया सब ढूंढ रहा है लाइफ में, ठीक है? हैप्पीनेस और स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। खुश रहना सीखिए, एंजॉय कीजिए, मूवी देखिए, गेम्स खेलिए, स्पोर्ट्स खेलिए। एक जेनरिक एडवाइस आपको दे रहा हूँ मैं, ठीक है? बाकी सबका अपना-अपना तरीका होता है, एन्जॉयमेंट का डिफरेंट तरीका हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से उस चीज़ को देखिए। हैप्पीनेस इज़ मोर इम्पोर्टेंट, और चीज़ें सीखते रहिए। बी अ रियल इंजीनियर, डोंट टेक फॉर ग्रांटेड। इंजीनियरिंग को ग्रांटेड मत लीजिए। एक अच्छे इंजीनियर यस। बनने की कोशिश कीजिए, यही गोल होना चाहिए। या एट लास्ट मैं बस इतना सबक करना चाहूंगा यार कि कोर जो ब्रांच के इंजीनियरिंग होते हैं वो ईवर ग्रीन ब्रांच होते हैं। कभी इनमें रिसेशन कभी कुछ नहीं आने वाले हैं। आपको थोड़ा सा टफ पड़ेंगे लेकिन या डेफिनेटली आप इसमें भी करियर बना सकते हैं। तो या एट लास्ट शुभम, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट्स एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होंगे। थोड़ा सा लंबा गया लेकिन ऑब्वियसली जो भी हमने आपको बार बार मैं कह रहा हूँ, जो भी हमने अपना एक्सपीरियंस दिया वो 4 साल का एक्सपीरियंस मात्र 30 से 40 मिनट में दिया है। तो प्लीज इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। एंड ऑब्वियसली अगर वीडियो से थोड़ा भी सीखने को मिलता है तो जितने लोगों को शेयर कर सकते हो और शेयर करो, और डेफिनेटली इसे लाइक कर देना अगर अच्छा लगे तो, ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे, ताकि हम ऐसे वीडियो लाते रहें। तो थैंक यू सो मच शुभम, थैंक यू। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू नीरज फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक बेस्ट विशेस टू एवरीबॉडी, एवरी जूनियर्स। अच्छा, कोई भी दिक्कत है नीरज, अगर कोई प्रॉब्लम होगी, आप मेरा लिंक्डइन आप पोस्ट कर दीजिएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, कनेक्ट विथ मी। अगर आपको कुछ चीजें जाननी हो, कुछ चीज़ें सीखनी हो, आई एम हियर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? इन फ्यूचर कहीं कुछ अच्छा हो जाएगा, किसी को रेफरल चाहिए होगा, आई प्रोवाइड, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए, ठीक है? हेल्प सबकी करनी चाहिए, ठीक? तो मेरा या लिंक्डइन आप पोस्ट कर देना। कोई बच्चा कनेक्ट करना चाहते हैं मेरे से तो दे कैन कनेक्ट मी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास है टाइम, मैं दे सकता हूँ बच्चों को, ठीक है? किसी को सिखाना एक बहुत बड़ी बहुत अच्छा काम होता है, ठीक है? किसी को मेंटोर करना, किसी को गाइडेंस देना एक बहुत बढ़िया बात होती है। आप दूसरों के लिए बढ़िया सोचेंगे तो आपके लाइफ में ऑलरेडी बहुत बढ़िया होगा। एग्जैक्टली। थैंक यू शुभम। थैंक यू एवरीबॉडी।